गुड मॉर्निंग टीम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे वो सबसे बड़ी बाधा क्या है जो सिविल सर्विस की तैयारी में आता है। कभी आपने गौर किया है वो सबसे बड़ी बाधा क्या है। कोई पीटी एग्जाम पास कर जाता है, मुख्य परीक्षा में फंस जाता है, मुख्य परीक्षा पास कर जाता है, इंटरव्यू में जाके फंस जाता है। कोई भी, चाहे बीपीएससी की तैयारी करने वाले हों, चाहे आईएएस की तैयारी करने वाले हों, कभी गौर किया है आपने वो कौन सी ऐसी बाधा है जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ हमेशा पाला पड़ता है। और अगर उसको दूर कर दिया जाए तो वो चुटकी में खेल हो जाएगा। चुटकी में इसका हल है, लेकिन किसी का ध्यान ही वहाँ तक नहीं जाता है। और वो सबसे बड़ी बाधा क्या है, क्या आप जानना चाहेंगे? सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है यू। सबसे बड़े बाधक हो आप। किसी ने बोल दिया कि आपसे तैयारी नहीं होगा, बस आके बैठ गए घर में, मूड़ी गोद के बैठ गए। किसी ने बोल दिया तुम्हारा शकल नहीं है लगता आईएएस के जैसा, मूड़ी गोद के बैठ गए। कोई बोल दिया कभी खानदान में कोई किया तैयारी, कभी कोई तैयारी किया है, कभी कोई बना है खानदान में, मूड़ी गोद के बैठ गए। आपके ज़िंदगी का फैसला वो करेगा रोड पे चलने वाला मामा जी और मामा टाइप के लोग। कभी आप सोचे हो? अरे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि वो करेगा आपका फैसला जो खुद डोल रहा है रोड पर, और आपकी क्षमता को भी ले दे के घर पे बैठा देगा। तो ये काम मत होने देना अपनी ज़िंदगी के साथ। तो सबसे बड़ा जो बाधक हो कोई दूसरा नहीं, मामा टाइप के लोग नहीं, नेगेटिव टाइप के लोग नहीं, चूँकि उनकी सारी चीज़ों को आप अपने ऊपर डाउनलोड कर लेते हो, उनकी सारी बातों को अपने ऊपर डाउनलोड कर लेते हो और चुपचाप शांति से बैठ जाते हो अपने क्षमताओं को समेट कर। यही है सबसे बड़ी बाधा, यू। क्लियर? इसको कमांड करना होगा। एक कहानी सुना है आपने, कुत्ता वाला और हाथी वाला। एक कुत्ता और हाथी दोस्त होता है, दोनों बैठ के बात कर रहा होता है। यार कुत्ता बोलता है, यार मेरे को देखो, सब कितना पूछते हैं मेरे को, कितना सब मेरे को इज्जत करते हैं, सब मेरे को वफादार बोलते हैं। जिस दरवाजे पे जाता हूँ रोटी मिल जाता है, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, साल में 10-10, 12-12 बच्चे भी देता हूँ मैं इस प्रकृति को। हाथी बैठा सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था, सुन रहा था। इतने में हाथी ने बोला, देख कुत्ते तू सुन, मेरी बात सुन। जब तेरे बच्चे रोड पे जाते हैं ना, जब तेरे बच्चे रोड पे जाते हैं तो लोग पैर मारते हैं, पैर से मारते हैं। जब तेरे बच्चे रोड पे गिरते हैं ना तो लोग पैरों से उठाते हैं, हाँ, और दर दर के तू ठोकर भी खाता है। लेकिन तेरा अकड़, तेरा घमंड, तेरा अहंकार अभी तक नहीं गया। हाथी बोलता है जब मेरे बच्चे ज़मीन पे गिरते हैं तो अर्थ फील्स, धरती महसूस करती है। जब मेरे बच्चे रोड से गुजरते हैं ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब मेरे बच्चे रोड से गुजरते हैं, कहीं जाते हैं, लोग प्रणाम करते हैं। ये अंतर है तेरे में और मेरे में। तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हाथी हैं, और हाथी होते हैं। समय लगता है, वक्त लगता है, भले ही 9 महीने में एक ही बच्चा दे, लेकिन वो तगड़ा होता है। ऐसा बच्चा होता है जिसका धरती कद्र करती है। ऐसा बच्चा होता है जिस रास्ते से तुम्हारी गाड़ी गुजरेगी ना, वो रास्ता रुक जाएगा, लोग रुक जाएंगे। जिस रास्ते से आप गुजरोगे ना, लोग प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। इसलिए नहीं सलाम करेंगे कि आपके पावर पोजीशन, वो तो बाय फ्लुक आपको मिलेगा, बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी कहो। लेकिन इसलिए सलाम करते हैं कि आप ही वो आदमी हो जो देश को चला रहे हो। नेता टाइप के लोग तो आते हैं जाते हैं, 5 साल के लिए आएंगे जाएंगे, अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन देश को तुम चला रहे हो, इसलिए तुमको सलाम ठोकते हैं। तो ये हाथी है जो कुत्ता वाला कहानी है ना, कभी कभी जब भी डिमोटिवेशन हो ना, गौर करना है इस पर और अपनी क्षमताओं को सोचना कि वो क्या ऐसा है जो मेरे में है। देखो एक चीज़ और है, पटना हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, हर जगह एक चीज़ देखने को मिलेगा। जब भी मैं देखता हूँ कहीं पे कुछ यूट्यूब पे वीडियो या कहीं कुछ देखता हूँ, तो एक चीज़ पे गौर करना, जो भी टीचर आईएएस या बीपीएससी को पढ़ा रहे होते हैं, कभी गौर किया आपने
वो क्या पढ़ाते हैं, कभी गौर करना, वो पढ़ाते क्या है? वो वही चीज पढ़ाते हैं जो वो जानते हैं। क्या बोला मैंने? वो वही पढ़ाते हैं जो वो जानते हैं और जिस पे उनका पकड़ है। वो नहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। ऐसे क्यों? इतना बड़ा अंतर क्यों? और ऐसा मिल ही जाएंगे आपको। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब पकड़ो। और लोग बोलते वाह क्या पढ़ाते हैं, क्या वो है, वो क्या वो है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाते हो। वो जो पढ़ा रहे हैं वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, और जो एग्जाम में चाहिए वो कोई बात नहीं करता। तो जो एग्जाम में चाहिए वो पढ़ता कौन है? छात्र खुद पढ़ता है। और बाकी क्लास में दुनिया जहान ज्ञान की बातें। और बहुत सारे क्लास में तो मैं भी अटेंड किया हूं, मैं भी देखा हूं, चील कौवा की बात हो गया, ताली बज गया, दो गो चुटकुला हो गया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इससे कल्याण नहीं होगा। मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा है, मैं खुद कोचिंग में हूं, कोचिंग वाले होकर बोलता हूं आपको। इस गुरुकुल से लगभग अभी तक अर्जुना 30 से 836 बच्चे को सफल होते देखा है मैंने, 836 बच्चे को। और मैं बता रहा हूँ, एक राज की बात बता रहा हूँ आपको। जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ, जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ, उसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज ऐसे थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने खुद से तैयारी करा, खुद से लगा। खाली उसको कोई बता दिया क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और डेली का एक्टिविटी क्या होगा तुम्हारा, बस यही। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, सारा काम उन्होंने, छात्र ने खुद किया। और हम इंस्टीट्यूट का सिर्फ नाम होता है, फलना इंस्टीट्यूट से इतना निकला, और इंस्टीट्यूट से इतना निकला, फलना सिविल सर्विस एकेडमी से इतना छात्र निकला। मैं आपको राज की बात बताता हूँ। हम बस, मेरा अगर कहो तो इतना ही योगदान है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको डेली रूटीन बना के दे दिए, स्ट्रेटजी बना के दे दिए, बुक्स बता दिए और फॉलो अप कर दिए। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को बोलिए पढ़िए 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 पढ़िए, क्या पढ़िए? हिस्ट्री तो इतना बड़ा है लंबा भाई साहब कि यूपीएससी या बीपीएससी में इतना बड़ा हिस्ट्री है कि ख़त्म ही नहीं होगा। 3 साढ़े 3 साल लग जाएगा पूरा हिस्ट्री जानने में। तो वैसा क्या है हिस्ट्री में जो कि जाने और बीपीएससी और बीपीएससी में छात्र सफल हो जाए? पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो क्या उस पॉलिटी में जान लिया जाए 6-7 चैप्टर कौन सा है जिससे कि एग्जामिनेशन में पाला पड़ता है, उसकी बात कोई नहीं करता है। बात किसकी करता है कि हम जो नॉलेज जानते हैं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। और अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है क्या, ऐसा चीज़ लिख के जाएंगे गुरुजी, सरोजिनी नायडू बिंदी लगाती थी। अब सरोजिनी नायडू बिंदी कितना बड़ा लगाती थी, अब उसी पे चर्चा चल रहा है। हे भगवान, अरे सरोजिनी नायडू बिंदी लगाती थी कि बिंदा लगाती थी, इससे तुमको क्या मतलब? सिलेबस क्या है, कितना तैयार हुआ और अभी का अपडेट क्या है, करेंट घटनाओं का अपडेट क्या है, उस कंटेंट के आधार पर ये होता है तैयारी। तैयारी ये नहीं होता है कि देखो जी आज ये चैप्टर पढ़ाया, ये चैप्टर खत्म। नहीं, चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन बच्चों के सोचने की क्षमता को खत्म मत कीजिए। हाँ, सियार बिलाड़ बाघ कहानी सुना करके बच्चे तो 2 मिनट के ताली बजाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। तो ये मत होने दीजिए। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी तक गुरुकुल से 127 ऐसे बच्चे निकले हैं यहाँ से अर्जुना 30 से, जिसको हमने अपने खर्चे से पढ़ाया, अपने खर्चे से पढ़ाया, और वो सफल हैं। पढ़ाया तो बहुतों को, लेकिन उसमें 127 बच्चे ही सफल हो पाए। क्यों सफल हो पाए पता है आपको? क्यों हो पाए? क्या उसमें एक खूबी था जो औरों में नहीं था? ऐसे तो देखो बहुत ही रिस्की चीज़ था ये जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही रिस्की है। किसी भी बच्चे को, गरीब के बच्चे को देखो जी तुम कर लोगे, ये बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब उसके घर से उठाते हैं ना, तो उसके घर से कमिटमेंट करके लाते हैं ना कि आपका बच्चा कुछ कर लेगा, इसको जाने दीजिए। और जब गरीब का माँ और बाप दोनों मेरे आँखों में जब देखते हैं ना, तो लगता है कोई उम्मीद से मेरे पास भेज रहे हैं। और जब बच्चा सफल हो जाता है तो मत कहिए क्या उनका खुशी का ठिकाना रहता है।
तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखो, जितना भी संभव हो सका मैंने किया। अब आगे मैं एक सलाह दूंगा सभी छात्रों को। देखो जी, मुफ्त में कभी मत पढ़ना, कहीं मत पढ़ना। उसका वैल्यू, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो उस चीज़ का वैल्यू समझते हैं, अदरवाइज बहुत कम ही लोग हैं। ठीक है, तो देखते हो रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, पंपलेट बांटता है ना, पंपलेट बांटने वाला। पटना में तो बहुत होता है, पटना बिहार में तो एक जगह एरिया है, उधर चले जाइए तो खाली पंपलेटे पे ही पैर चलिएगा, शाम में चलिएगा ना तो पंपलेटे पे पैर रखाएगा। हाँ, और रोड पे लगता है जैसे फूल बिछा हुआ रहता है ना, वैसे पंपलेट बिछा हुआ रहेगा, हैंड आउट बिछा हुआ रहेगा। पटना में तो बहुत होता है, कोई दिया हाथ में पंपलेट लिया और ऐसे फेंक दिया, उसका कोई कद्र नहीं। कद्र किसका है? जिसमें 1 रुपया लगा, भले 1 रुपया देकर कुछ खरीदा और उसमें कुछ लगा मेरा पैसा, फिर पढ़ाई किया, उसको संभाल के रखेंगे, उस ज्ञान को संभाल के रखेंगे। जो ज्ञान 1 रुपया दे करके मिलता है, उस ज्ञान को संभाल के रखेंगे। और लोग रखते हैं। मुफ्त की वैल्यू दुनिया में नहीं देने वाला कोई। ठीक है, तो जहाँ भी 1 रुपया भी लगे, 1 रुपया का सिक्का रख दीजिए, ज्ञान लीजिए, आपको वो ज्ञान लगेगा और आपको वो ज्ञान सटेगा शरीर में और आप सफल होइएगा। तो मेरा यही कहना था। देखो, लॉकडाउन में भी, ये जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, लॉकडाउन में मैंने 3 चीज़ सीखा लॉकडाउन में। मैं बता रहा हूँ 3 चीज़ क्या सीखा कि 3 चीज़ सीखा लॉकडाउन में। पहला, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पढ़ रहे हैं। जो सचमुच में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जब मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, कहता सर कोई समस्या नहीं है, मैं तब भी उतना ही मेंटेन कर रहा था और अभी भी उतना ही मेंटेन कर रहा हूँ, और मेरे को साथ कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो है, रोने वाले बच्चे, ये पहले भी रो रहे थे और अभी भी रो रहे हैं। इनको कितना भी कुछ कर दो, ये रोते ही रहेंगे। ठीक है। और शिकायतों का रोना, ठीक है ना, अनाप शनाप का, बेमतलब का, बेफिजूल का। और तीसरा बच्चा कौन है? जो कमियों का शिकार है ना। मेरे पास भगवान ने एसी नहीं दिया, इसलिए हमसे नहीं पढ़ाई होगा। मेरे पिताजी दिल्ली नहीं भेजे, इसलिए हम आईएएस नहीं बने। अगर मेरे पिताजी दिल्ली भेज दिए होते तो हम आईएएस बन गए होते। तो कमियों को रोने वाला, तो 3 टाइप का बच्चा है। मेरे पिताजी अगर टेबल ला के देते, स्टडी टेबल, तो हम पढ़ जाते, क्योंकि मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं था। क्या आपको लगता है? इतिहास देखिए, ऐसे ऐसे छात्र पढ़ के निकले हैं इस धरती से, इस भारत की मिट्टी से, जो कमियों का रोना नहीं रोए हैं और विपरीत परिस्थितियों को भी अपना सकारात्मकता में बदल दिए, पॉजिटिव में बदल दिए। परिस्थितियाँ कभी भी आपके फेवर में नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। आपको परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होता है। आपको क्या लगता है? एक चीज़ पे गौर किया है आपने? जीवन में कोई भी ऐसा दिन नहीं है छात्रों, जिस दिन आपके जीवन के साथ समस्या नहीं आएगा। जब तक ये जीवन है ना, आपके साथ समस्या जुड़ा हुआ ही रहेगा। इस पे गौर करना। हर दिन समस्या आएगा, चाहे पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी। और समस्या का ना जातीय धर्म से कोई लेना देना नहीं। समस्या हर दिन आता है, लेकिन समस्या का चेहरा बदला हुआ रहेगा। हर दिन नए नए चेहरे में आएगा वो समस्या आपको, और वो तंग करेगा। लेकिन जो पढ़ने वाला छात्र है, पढ़ने वाला छात्र चाहे क्लास 1 का हो, क्लास 10 का हो, या सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हो, जो एग्ज़ाम देने वाला है, उसके साथ कोई समस्या नहीं। और ये हमेशा सॉल्यूशन की बात करता है। ये दोनों नहीं चाहिए, ए और ए सिविल सर्विस में नहीं चाहिए। ये 2 तरह के छात्र जो हैं, ये नहीं चाहिए। अगर कल के डेट में सिविल सेवक बन भी गया ना, तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। हर जगह रोना रोएगा।
जब कोई टास्क दिया जाएगा तो माथा पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, कैसे काम करें। हाँ, तो ये नहीं चाहिए। एक सच्चा सिविल सेवक, एक अच्छा सिविल सेवक क्या करता है, निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलता है, विपरीत परिस्थितियों को ठीक करता है, उसको पॉजिटिव प्रेजेंट करता है, ना कि रोना रोता है। और हमेशा सॉल्यूशन की बात करता है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। क्लियर? तो ये सब बातों पे ध्यान रखना। उसके बाद अभी जो है आप सभी को पता है आईएएस 2020 का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। आईएएस 2020 का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है थोड़े समय के लिए, और ये हो सकता है अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, जब कभी नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा। लेकिन अगस्त से पहले संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है छात्रों एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चीज़ें बढ़ रही है, गति में आ रही है, कहीं कहीं चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, तो एग्ज़ाम टाइम पे ले लेगा। हो सकता है अगस्त में ले, सितंबर में ले, अक्टूबर, वटेवर ले। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो सिविल सर्विस तैयारी करने वाले छात्र हो, जो आईएएस 2020 देने वाले हो, मूड़ी गोद के पढ़ो, मूड़ी गोद के पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि प्रकृति ने तुमको 4-5 महीने का और समय दे दिया है। और क्या चाहिए? प्रकृति ने, हो सकता है कोरोना रूपी प्रकृति, 4-5 महीने का टाइम आपको और दे दिया है। 5 महीने तो नहीं, लेकिन 3-4 महीने मान के चलो, तो इतना टाइम आपको प्रकृति ने दे दिया है, तो इसको बोनस मान के चलो। और अब की बार बहाना मत बनाना कि 2 नंबर से छूट गया मेरा, 1 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से छूट गया। तो अब की बार कोई बहाना नहीं। आने वाले क्लास में मैं इस पे बात करूँगा, कैसे आपका कम से कम 110 से 115 नंबर आए, कम से कम। ठीक है, उसके स्ट्रैटेजी में बात करूंगा आपको, हो सकता है कल या परसों की वीडियो में। तो आने वाले दिनों में छूटना नहीं चाहिए। और मेंस का भी, और खासकर इसके लिए जानते हो, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी शुरू कर दिए हो, पढ़ रहे हो पूरा, हाँ, और मॉक टेस्ट कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हो, मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करो इसका। हम तो कहेंगे डेली एक सेट दो, और डिफरेंट टाइप का टेस्ट सीरीज दो। फिर देखो इससे क्या होगा पता है, हर गेंद पे, हर एंगल से प्रैक्टिस करना आ जाएगा। हर गेंद से, हर प्रैक्टिस एंगल से प्रैक्टिस करोगे। बॉक्सर होता है ना, कहते हैं ना कि हर एंगल से वो प्रैक्टिस करता है, हर एंगल से। उसी टाइप से हर एंगल से प्रैक्टिस करो, एक समय आएगा देखना इसमें महारत हासिल हो जाएगा। और मेंस, फिर मैं बोल रहा हूँ, मेंस तभी होगा जब ऑप्शनल आप अच्छा रखोगे। और हिंदी मीडियम वाले इतिहास और फिलॉसफी और हिंदी साहित्य, ये 3 ध्यान देना। मेरी बात पकड़ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हिंदी साहित्य, इतिहास और फिलॉसफी, इतिहास तुम्हारा नैया पार लगा देगा, नैया पार लगा देगा। अदर सब्जेक्ट में अगर रिस्क लिया, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर रिस्क लिया तो हो सकता है तुम्हारा समय खराब हो जाए। मैंने भी मेंस दिया, 2 बार मेरे को मेंस देने का मौका मिला। पहला बार ज्योग्राफी और दूसरा बार हिंदी साहित्य। ज्योग्राफी से तो हम अच्छा नंबर नहीं आया, हिंदी साहित्य से अच्छा मेरा नंबर आया। और गलती सबसे बड़ा यही हुआ कि हमने 2 बार चेंज कर दिया ऑप्शन। ठीक है, पहला बार किसी और के कहने पे रखा और दूसरा बार अपने दिल से रखा। उसके बाद तीसरा मौका मेरे को मिला नहीं, ना एज दिया ना समय दिया मेरे को। तो बार बार ऑप्शनल बदलने की गलती भी लोगों को बहुत घातक होती है, ये मत करना। अगर पहला बार अगर मान के चलो, दिल से रखा ऑप्शनल, अपने दिल से कुछ भी विषय, चाहे इतिहास रख लिए, हिंदी साहित्य रख लिए, फिलॉसफी रख लिए, लेकिन दिल से आपने रखा था, और पहला बार में अगर सफलता नहीं मिलता है तो दूसरा बार चेंज मत करना दुनिया वाले को बोलने पे, नहीं तो वही हाल होगा, समय बर्बाद होगा। तो मत करना, समय सबको नहीं मिलता और बार बार नहीं मिलता। फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको इनकैश कर लो। अगर प्रकृति ने समय दिया है 3-4 महीने का, तो मूड़ी गोद के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, और कोई बहानेबाजी नहीं, एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। और अगला वीडियो कल परसों मैं बताऊंगा आपको कि 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होने वाला है। 65वीं का मुख्य परीक्षा होने वाला है, उसमें 700 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है,
65वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा होने वाला है, 65वीं बीपीएससी मेंस। अब इसमें आपका 700 मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पीटी का जो नंबर होता है, पीटी का रिजल्ट आ गया, पीटी का नंबर कहीं नहीं जुटता है, वो जस्ट क्वालिफाइंग है। ये कहते हैं ना कि भीड़ होता है, उस भीड़ से कुछ बच्चों को तो छांटना होता है, तभी वो उत्तर लिखेंगे ना, और उत्तर लिखेंगे तो उसी का कॉपी जांचा जाएगा। क्योंकि फॉर्म भरते हैं 5 लाख लोग, 4 लाख लोग, तो 4 लाख लोग का कॉपी जांचना संभव है क्या? उत्तर लेखन मेंस का सदियों लग जाएंगे। तो कुछ लोगों को भीड़ से अलग करने के लिए पीटी एग्जाम होता है, चाहे वो आईएएस का हो चाहे बीपीएससी का हो। और जब भीड़ से कुछ लोग छट जाते हैं तो अब इन लोग का मुख्य परीक्षा होता है, अमुक परीक्षाएं मेन है। तो इसमें 700 नंबर कैसे आएगा 65वीं एग्जाम में बीपीएससी में, उसमें हम लोग बात करेंगे कम से कम समय में, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके पे बात करेंगे, हंसते खेलते 700 मार्क्स आएगा आउट ऑफ 1020। क्लियर? और अगर 700 आ गया ना, टॉपर बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे। तो अगले वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा। और देखो एक चीज़ और है, रोज जब उठोगे ना, हर दिन जब उठोगे ना, तो अपने पे उठते के साथ लगेगा आज फिर एक दिन मिल गया, फिर आज समस्या। देखो उठते के साथ सबसे पहले अपने आप को तुम आईना में देखो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और आईना देख के बोलो, अपने आप से बोलो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। 3 इडियट एक फिल्म था ना, उसमें आमिर खान ने क्या बोला? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छा चीज़ था। कुछ लोगों को तो ज़िंदगी बदल गया उस ऑल इज वेल पे। गौर किया आपने? कितने लोगों ने जॉब छोड़ दिया उस फिल्म को देख करके, कितने लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, कितने लोगों ने विदेश छोड़ दिया, कितने लोगों ने इंडिया छोड़ दिया। जो छात्र भटक गए वो सही रास्ते पे आ गए। तो हर बार मूवी आती है, अच्छी अच्छी मूवी आती है, कभी देखने की कोशिश करते हैं आप? हर महीने में कम से कम एक मूवी तो अच्छी आती ही आती है। तो इस टाइप का जो भी मूवी है ना, उसका सारांश देखिए, वो मूवी कहना क्या चाहता है। और हंसी कब आती है इंसान को पता है आपको? कहते हैं सामने वाला हम कुछ बोले, सामने वाला हंस दिया। तो क्यों हंसी आती है? हंसी इसलिए आती है कि बात में सत्यता है, ट्रुथ है, इसलिए अंदर से हंसी आती है। और हंसी ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, अंदर से क्रिएट होता है और ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हर दिन आईने के सामने आप खड़े रहिए और खड़ा होकर के बोलिए, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आई कैन। और इसीलिए बने हैं और इसको कर लेंगे, ठीक है, करेंगे। एक एग्जाम्पल देखा है आपने, वो मूवी बापू सेहत, ये गाना आता है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। 3 बजे भोर में 2 बेटियां होती है ना, दोनों बेटियों को दौड़ा देता है। क्या उसको नहीं लगता है, हर बाप को नहीं लगता है कि मेरा बच्चा आराम करे, रात में देर से सोया है, सुबह देर तक सोए? हर बाप को अच्छा लगता है। लेकिन बाप क्यों बच्चे को सुबह उठा देता है? हर पिता क्यों उठाता है, क्यों दौड़ाता है? क्योंकि जानता है बच्चे का जीवन कहाँ है और मौत कहाँ है। अगर ये सोएगा, रेस में पीछे हो जाएगा। दुनिया जाग गई है और इसके कॉम्पिटिटर उठ गए हैं, सूरज से पहले उठ गए हैं और वो रेस में दौड़ना शुरू कर दिए हैं। और अगर मेरा बच्चा सोए रहेगा तो कहीं ना कहीं रेस में पीछे हो जाएगा। और जब आप बच्चा पीछे हो जाएगा तो किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर बच्चे को इतना सख्ती करने पे, बच्चे के साथ इतना मेहनत करने पे बच्चा करियर बन जाए, बच्चे का, बच्चा इंटरनेशनल फेम में आ जाए, बच्चा इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ले आए, तब तो हर बापू को वैसा ही बनना चाहिए। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, वो अच्छी बात है। याद है वो दशरथ मांझी का कहानी? दशरथ मांझी बिहार वाले, जो मूवी भी आई थी, दशरथ मांझी, भूल गए? दशरथ मांझी, दशरथ मांझी गहलौर, याद है या भूल गए? इतना मोहब्बत था इनको अपनी बीवी के साथ, इतना मोहब्बत था
उस बीवी से अथाह प्यार करते थे। उसको बीवी बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो, जो भी बोलना है बोलो, अथाह प्रेम करते थे। और आज पता है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा क्यों होता है? क्यों होता है झगड़ा? पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? वही पत्नी जब गर्लफ्रेंड होती है तो बहुत अच्छी लगती है, रात रात भर उसके घर के आगे पहरा देते थे साहब, है ना। फूल का इतना बड़ा गुच्छा लेके खड़ा होकर के बोलते थे आई लव यू। और वही पत्नी शादी होने के बाद खटकने लगती। कभी इस गौर किया है? देखो, अगर इसको लोग बोझिल लेंगे, बोझिल मतलब समझते हो, बोझा के रूप में, एक ही तो पत्नी है, एक ही पत्नी मिली है, एक ही उसके साथ जीवन बिताना पड़ेगा, क्या करोगे? लेकिन हाँ, समझदार लोग क्या करते हैं, पत्नी तो एक ही है, लेकिन सुबह में उसको दोस्त की तरह देखा, दोपहर में उसको सहायक के रूप में देखा, रात में उसको पत्नी की तरह देखा। हाँ, फिर देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। अगर समझोगे बस यही पत्नी है, इसी के साथ रहना है, उसको दोस्त के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, मित्र के रूप में, पत्नी के रूप में, अलग अलग रूप में देखिए, तब देखिए जीवन में फ्रेश महसूस होगा। और अगर आपने समझ लिया कि बस जो है ये है ना, कहता है ना, सुबह खाया मटर पनीर की सब्जी, दोपहर में मटर पनीर की सब्जी, रात में मटर पनीर की सब्जी, खा पाइएगा? फिर कल मटर पनीर की सब्जी। और यही हाल होता है जीवन के साथ, सब अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। एक समय आता है दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? जो असली प्रेम है वो कहीं न कहीं खो जाता है। और इन्होंने, दशरथ मांझी ने, गहलौर वाले, जिस प्रेम का की याद में पहाड़ खोदकर, पहाड़ बीच से रास्ता बना करके रास्ता बना दिया। किस लिए? आगे किसी को मेरे जैसा ना झेलना पड़े, जैसा मेरा जीवन में मेरी पत्नी मेरे से जुदा हो गई इलाज के कारण, आगे किसी को ऐसा झेलना ना पड़े। तो ये होता है प्रेम, ये होता है मोहब्बत। किसके प्रति? गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। और यही तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से। जो 836 बच्चे को जो मैंने सफल होते देखा है सिविल सर्विस में, तो कहीं न कहीं वो वही लगन था दशरथ मांझी वाला। आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, आप कहिए चाहे नहीं कहिए, वो किताब खरीदेगा तो खरीदेगा। हाँ, कहीं दिक्कत आएगा वो पूछेगा, पूछता है। और डेली पुश जरूरी है, डेली मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे भटक जाते हैं। डेली अगर गुरु के साथ संपर्क ना होना तो बच्चे भटक जाते हैं। तो बच्चे को बस कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, बाकी के काम तो वो खुद कर लेंगे। आप क्यों लगे रहते हैं उसको, ये पढ़ो जी, ये पढ़ो जी, वो पढ़ो जी, वो पढ़ो जी। ठीक है, तो करियर के साथ, गोल के साथ, अपना जो भी गोल है, आपका गोल जो भी है, IAS या BPSC, जो भी गोल बनाया है आपने, इस गोल के साथ मोहब्बत करो यारो, इस गोल के साथ मोहब्बत करो यारो। ठीक है, सनम रे गाना है ना, इसको देख के गाइए, सनम रे। अभी तो कहीं और देख के गाते हैं, जिस दिन इसको देख के गाने लग जाएंगे ना, अभी तो वो गाना गा के उस सनम का ज़िंदगी बदल रहा है। जब इस गाने को देख कर गाइएगा ना तो आपका ज़िंदगी बदलेगा। क्या चाहते हैं आप? आपका ज़िंदगी बने या उसका ज़िंदगी बने? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं और यही कहने आया था। और पढ़ाई करो। और जीवन में जितने जख्म मिले हैं ना बच्चों, जीवन में जितने भी जख्म मिले हैं, वो जख्म को याद रखो, फिर देखो वही जख्म तुमको सफलता तक पहुंचाएगा। और अगर जख्म को भूल गया, जो भी जख्म मिला है तुमको इस यात्रा में, अगर जख्म को भूल गया, मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। जख्म को याद रखना। एक फिल्म आई थी, याद है आपका? एक फिल्म आई थी, शादी में जरूर आना। हमको लगता है आप लोग देखे होंगे। ऐसा नहीं था कि वो लड़के में वो क्लर्क था, वो लड़का जो था वो क्लर्क था, लड़की PCS अधिकारी बन गई और इसलिए उस लड़के को छोड़ दी शादी के एक दिन पहले कि क्लर्क के साथ हम शादी करेंगे। लड़के ने आन पे आ गए, ठान लिया हम भी देखते हैं। वैसे ही अगर ठान लिया ना आपने, मैं सच बताता हूँ, जिंदगी बदल जाएगी।
इस मूवी को देखना, अगर नहीं देखो तो इस मूवी को जरूर देखना, शादी में जरूर आना। पूरा का पूरा करियर चेंज होते देखा है मैंने। उस लड़के का जो जख्म मिला था ना, वो जख्म याद रखा। बाकी जो चीज़ें हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन के साथ, लेकिन जख्म को याद रखना मंजिल तक पहुंचने में बहुत अंदर से हिम्मत मिलेगा, आपको थकने नहीं देगा। फिर कोई कहेगा कि सर हमसे पढ़ाई नहीं होता है, क्यों नहीं पढ़ाई होगा? मंजिल याद है ना हमको कहाँ पहुंचना है, वो जख्म आपको वहाँ तक खींच के ले जाएगा। फिर तो पूरी दुनिया जहान आपका है। ठीक है, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कल, फिर नई बातें होगी। और कल जो मैं बात करूंगा, कल वाली वीडियो में 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में 700 नंबर कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, उन तक बता सकते हैं, ताकि उनकी भी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ला दे, उनको भी कोई मार्गदर्शक मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।